एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आज की वीडियो में हम कक्षा 10 की जो विज्ञान है, जो फिजिक्स है, उसका जो चैप्टर नंबर 1 है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, वन शॉट वीडियो में हम सीखेंगे, समझेंगे सरल भाषा में, एनिमेशन के साथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, एक बार डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, आप पढ़ते हुए आपके प्रॉपर नोट्स भी बन जाएंगे। और स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं, चैप्टर का नाम जो है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो पहला जो टॉपिक आ जाता है कि प्रकाश, ठीक है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं लाइट, ये क्या होता है। अगर मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं, जैसे इस रूम में मैं खड़ा हूं अभी, ठीक है, ये चारों तरफ लाइट जल रही है, तो आप मुझे देख पा रहे हो। अगर मैं जस्ट अभी ये लाइट अगर बंद कर दूं, ठीक है ना, सारे लाइट्स में अगर बंद कर दूं, क्या आप मुझे देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, है ना। तो किसी भी चीज को दृश्य बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? प्रकाश की आवश्यकता होती है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? उसे हम कहते हैं प्रकाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रकाश के क्या गुण हैं? ठीक, प्रकाश सरल सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश ये नहीं, देखो ये हमारा सूरज है ना, तो सूरज से आने वाली जो भी किरणें हैं, ठीक है, ये यूं 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 नहीं आती है, ये हमेशा सीधी रेखा में आती हैं। ठीक है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करती हैं। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय तरंग होती है और संचरण के लिए इनको किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात मतलब खुले में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आ जाता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, आप लिखते हुए अपना नोट्स भी बनाते हुए चलना, क्योंकि खुद के नोट्स जब आप खुद से बनाते हो ना, तो रिवीजन के टाइम पे और समझने के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं पहला टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में प्रकाश का परावर्तन या फिर प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और इनके जो नियम है वो लिखने के लिए आएंगे ही आएंगे, 100% गारंटी है। इन दोनों में से एक आएगा ही आएगा। तो पहले टॉपिक पे आ जाते हैं, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? आप पहले चित्र देखो, ये हमारा एक दर्पण है, आईना है, और ये हमारा टॉर्च लाइट है। मैं हर एक चीज़ को एनिमेशन की मदद समझाऊंगा। जो भी हमारा रे लाइट वगैरह का जो कॉन्सेप्ट आएगा ना, बिंब आरेख वाला, वो सब हम एनिमेशन की मदद से सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखिए क्या होगा। सबसे पहले ये लाइट आई और इस दर्पण से टकराकर वापस चली गई। ठीक है, देखो प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं, प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु पर पड़ती हैं, वह किरणें उस वस्तु अथवा सतह से टकराकर, ये जो प्रकाश की किरणें ये आई, वस्तु हमारा क्या है? दर्पण, इसकी सतह से टकराकर लौट आती हैं, तो उसे प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, 2 लाइन की। ठीक, अब प्रकाश के परावर्तन के अगर मैं नियम को दिखाऊं, ये हमारा दर्पण है, ये हमारा दर्पण है, और ये हमारा बीचों बीच ये अभिलंब है। अभिलंब का मतलब यहाँ पर 90 अंश का कोण बनता है। ठीक, तो क्या हुआ देखो, प्रकाश की किरण यहाँ से आई, यहाँ पर टकराई, तो इसे हम आपतित किरण कहेंगे, और टकराकर ऐसे यूं वापस चली गई, तो इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तित किरण कहते हैं। तो इसके नियम क्या है? देखो, आप एग्जाम में चित्र जो बनाओगे ना, ये वाला बनाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो दोस्त, ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके बीच बनने वाला जो कोण है, उसे हम आई से दर्शाते हैं, और इसको हम कहते हैं आपतन कोण। ये जो हमारा परावर्तित किरण है और ये जो अभिलंब है, इसके बीच बनने वाले कोण को हम आर से दर्शाते हैं, और इसे कहते हैं परावर्तन कोण। ठीक है, तो पहला नियम क्या होता है कि प्रकाश के परावर्तन में आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर क्या होते हैं? बराबर होते हैं। यानी कि कोण आई बराबर कोण आर होता है। कोण आई बराबर क्या होता है दोस्तों? कोण आर के होता है। पहला नियम तो यह है। उसके साथ साथ चित्र से ही आपको पता लग रहा है कि ये जो आपतित किरण है, ठीक है,
और दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो अभिलंब है और ये जो परावर्तित किरण है, ये तीनों एक ही तल में है। ये तीनों एक ही तल में है। ये आपतित किरण, ये अभिलंब और ये परावर्तित किरण, ये तीनों किधर है? एक ही तल में है। तो ये प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम होता है। ठीक है, एग्जाम में लिखने के लिए आता है प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, इनके सभी नियमों को लिखिए। तो जब भी आएगा ना प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ये चित्र भी बनाना है, खाली लिख के से काम नहीं चलेगा। जहाँ चित्र बनाना है, भले ही बोले या ना बोले, आपको चित्र जरूर बनाना है। ठीक है, नहीं बनाओगे नंबर घटेंगे। नेक्स्ट आगे बात करते हैं प्रतिबिंब। देखो, हम बाकी यूट्यूबर्स की तरह नहीं है जो बच्चों को वन शॉट बोल के सीधा सीधा चैप्टर खत्म करवा देना एकदम 50 मिनट 1 घंटे के अंदर। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं और इसको हम डीप में समझेंगे तो थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा। तो पेशेंस के साथ देखिए, मज़े से हम पढ़ेंगे, मज़े से हम सीखेंगे। प्रतिबिंब क्या होता है दोस्त? देखो, ये तुम हो, ठीक है, मस्त स्टाइल में ऐसे बाबू भैया ऐसे खड़े हो दर्पण के सामने, तो तुम्हें क्या दिखेगा? अपनी शक्ल दिखेगी। ठीक है, शक्ल दिखेगी क्या? और वो जो शक्ल तुम्हें दिखती है इस दर्पण में, वो क्या होती है? तुम्हारा प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी वस्तु या प्रकाशिक स्रोत निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, देखो, दर्पण से इस दर्पण के परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं, उस बिंदु को उस वस्तु या प्रकाशिक स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। ये चीज़ ज़्यादा समझने वाली है, आपके एग्जाम में नहीं आएगा कि प्रतिबिंब क्या होता है, प्रतिबिंब होती क्या है वो मैंने आपको बताया। वो चीज़ तो आप पहले से भी जानते हो कि प्रतिबिंब क्या होती है। आप प्रैक्टिकल देखते हो, आईने में अपना शक्ल देखते हो, है ना, अपनी छाया देखते हो, तो ये सारा क्या चीज़ है? ये आपका प्रतिबिंब है। देखो, ये देखो, ये आप खड़े हो, ये इस दर्पण में देख रहे हो, ये आपका क्या दिख रहा है? प्रतिबिंब दिख रहा है। ठीक। अब प्रतिबिंब के कुछ प्रकार होते हैं। प्रतिबिंब 2 प्रकार की होती है, एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब और एक होता है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा समझाता हूँ। जब हमारे घर पे जो आईना लगा हुआ होता है, जब उसमें हम अपनी शक्ल देखते हैं तो हम जैसे वास्तव में दिखते हैं वैसे ही उस आईने में दिखता है। मतलब हमारी शक्ल इतनी बड़ी है, जैसी है वैसी ही दिखती है। लेकिन अगर आपके हेडलाइट, आपके घर में मोटरसाइकिल वगैरह है और उसमें एक दर्पण लगा हुआ है, उस छोटे से आईने में आपको पीछे बड़े से बड़ा ट्रक, ट्रॉली, पेड़ पौधे उस छोटे से आईने में दिखता है। तो वो क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है वो मैंने आपको उदाहरण से तो बता दिया, अब डिटेल में समझेंगे। देखो, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। क्या होती है? वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं प्रकाश की किरणें, तब बनता है वास्तविक। इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, जैसे अभी आपको मैंने समतल दर्पण का दिखाया था। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जो आप आईने में अपनी शक्ल देखते हो तो वो जो प्रतिबिंब होता है वो उल्टा होता है। आप अगर इधर से कान पकड़ोगे तो उधर दिखेगा कि ये वाला कान पकड़ रहे हो आप आईने में, है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनता है? उल्टा बनता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आभासी प्रतिबिंब यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं। प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती हैं, ठीक है, होती नहीं है वास्तव में। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा बनता है। और ये कैसा बनता है वास्तविक वाला? ये वो बनता है उल्टा। ठीक है, ये मेन अंतर है। नेक्स्ट, अब हम आएंगे समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है वो मैं आपको समझा दूं। देखिए, ये हमारा एक दर्पण है, समतल जैसे आईना, ठीक है, और यहाँ पर ए बी हमने कोई वस्तु रखी है। ठीक है, यहाँ पर ए बी हमने कोई वस्तु रखी है। अभी क्या होगा? ये यहाँ से जाकर टकराएगी और ये ऐसे यहाँ से टकरा के इधर क्या आ जाएगी? वापस आ जाएगी। ठीक है, और इसका जो आपतित कोण है और परावर्तन कोण है, ये आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, और इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो इधर बनता है। देखो,
पीछे बनता है। तो वास्तविक तो होता है लेकिन उल्टा बनता है। अब देखिए, समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसके गुण क्या होते हैं? आभासी एवं सीधा होता है, ठीक है, आभासी होगा और सीधा होगा। उल्टा कब होता है? नीचे जब बनता है तो उल्टा होता है, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। जितना आकार इस वस्तु का है उतना ही आकार उसके प्रतिबिंब का ही होता है, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण के उतने ही पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। देखो, ये हमारा दर्पण है। हमने वस्तु को, ये जो हमारा वस्तु है, इसको अगर मैंने 5 सेंटीमीटर दूर रखा है ना, तो जो हमारा प्रतिबिंब बनेगा वो भी 5 सेंटीमीटर दूर ही बनेगा, ठीक। प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है, ठीक है। पार्श्व परिवर्तित मतलब पीछे बनता है, ओके, उल्टा नहीं बनता, ठीक है। और ये जो यू है, यू क्या होता है? यू होता है दर्पण से वस्तु की दूरी। वी क्या होता है? दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या होता है? वस्तु की दूरी को हम यू से दर्शाते हैं और प्रतिबिंब की दूरी को हम वी से दर्शाते हैं। ये अपने दिमाग में डाल लीजिए, क्योंकि आपको पता है बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आते ही आते हैं, आते हैं ना न्यूमेरिकल, जानते हैं। तो प्रेजेंटेशन अभी हम क्वेश्चन भी करेंगे और मैंने ऑलरेडी क्वेश्चन पे एक अलग से न्यूमेरिकल की 1 घंटे की वीडियो बना रखी है इसी चैप्टर की, जिसके लिंक्स मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देख लेना। क्योंकि एक न्यूमेरिकल 5 नंबर में इस चैप्टर से आएगा ही आएगा। बाकी क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल भी आएगा, अंकित प्रश्न हर साल आता है। तो ये प्रश्न चैप्टर जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो वस्तु की दूरी को हम यू से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब की दूरी को हम वी से दर्शाते हैं। ये अपने दिमाग में डाल लीजिए, ठीक है। अभी और भी चीजें सीखेंगे इन पर आगे, ठीक। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? ठीक है, पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? देखो, ये तुम खड़े हो और ये दर्पण में तुम खड़े हो, तुमने अपना बायां हाथ यहां से उठाया है, ये तुम्हारा क्या है? बायां हाथ है। लेकिन तुम्हें यहां पर लगेगा कि तुमने अपना दायां हाथ उठा रखा है, ठीक है। तो पार्श्व परिवर्तन क्या होता है? इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां, तो इसे कहते हैं पार्श्व परिवर्तन, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो हम बात करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। कोई भी दर्पण ऐसा जैसे मुड़ा हुआ होगा ना, वक्रित होगा, वक्रनुमा होगा, चाहे वो अंदर की ओर हो चाहे वो बाहर की ओर हो। अगर वो घुमावदार है, वक्रनुमा है, तो उस दर्पण को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। उस दर्पण को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण 2 प्रकार की होती है, एक उत्तल दर्पण होता है और एक अवतल दर्पण होता है। अब देखिए, ये क्या होते हैं? उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होते हैं ये आपको मैं बता दूं, ठीक है। ये आपका क्या है? ये सी क्या होता है, ये पी क्या होता है, ये आर क्या होता है, ये एम एन क्या होता है, ये मुख्य अक्ष क्या होता है, ये सबको हम डिटेल में अभी आगे परिभाषा के द्वारा सीखेंगे और एनिमेशन की मदद से भी देखेंगे, सीखेंगे, उसकी टेंशन अब मत लो। सबसे पहले हम जानते हैं कि भैया अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। देखो, परावर्तक पृष्ठ मतलब क्या होता है? जिसमें से रिफ्लेक्शन होता है, जिसमें पेंट नहीं किया हुआ है, ठीक है। जब आप आईना देखते हो समतल दर्पण, तो एक पीछे की ओर लाल लाल पेंट होता है और आगे सामने सफेद है जहां मन शक्ल दिखता है। तो जो सफेद दिख रहा है ना, जैसे ये हाथ समझ लो, ये जो सफेद दिख रहा है इसे हम क्या कहते हैं? परावर्तक पृष्ठ। और इधर जो पेंट लगा काला काला दिख रहा है, ठीक है, इसे कली कहते हैं, ठीक है। अगर परावर्तक पृष्ठ सफेद वाला हिस्सा, परावर्तक पृष्ठ ऐसे अंदर की ओर है, अपने हाथ को समझ लो, ये ऐसे है, ठीक है, और पेंट बाहर की ओर है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है। परावर्तक पृष्ठ सफेद वाला हिस्सा बाहर की ओर होगा और पेंट वाला हिस्सा अंदर की ओर होगा, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। सिंपल, कॉपी में जरूर लिख लेना इसको। देखो, किरण यहां से आती है और यहां से टकराकर ऐसे क्या हो जाती है? वापस चली जाती है। और इसमें इधर किरण इधर से आती है, ठीक है।
आप देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पर किरण आएगी और इसके परावर्तक पृष्ठ से टकराएगी, और इस वाले में किरण इस तरफ से आएगी और परावर्तक पृष्ठ हमारा इधर है बाहर की ओर, और इसमें क्या होता है, अंदर की ओर होता है। परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर होता है, अवतल दर्पण अंदर, अवतल बाहर, उत्तल। ठीक है, अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं, वो अभी हम आगे सीखेंगे। तो सबसे पहले देखो, हम चिन्ह परिपाटी के बारे में बात करेंगे। गोलीय दर्पण में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह, ठीक है, ये सी होता है, फोकस दूरी क्या होती है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में हम एक एक करके जानेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, देखो जो कक्षा 10 जिनके पास गणित है वो आप भली बातें जानते हैं, इसे हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष, और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्स अक्ष। ठीक है, इधर एक्स का मान प्लस में होता है, इधर एक्स का मान माइनस में होता है, ऊपर वाई का मान प्लस में होता है, नीचे वाई का मान माइनस में होता है। ठीक है, ये चीज़ जिनके पास गणित है वो अच्छे से जानते हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट आप याद रखोगे, समझ लेते हो, तो ये चीज़ों को समझना बहुत आसान है। ठीक है, देखो हमेशा जो वस्तु होती है, आपको एक चीज़ मैं नोट करके लिखवा देता हूँ, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने होती है। दिमाग में डालिए, वस्तु हमेशा दर्पण के सामने रखी जाती है, कभी भी दर्पण के पीछे नहीं रखी जाएगी, दर्पण के सामने रखी जाएगी। और वस्तु की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, u से दर्शाते हैं, और u का मान हमेशा माइनस में होता है। क्यों, अभी मैंने बोला ना आपको कि x का मान इस तरफ क्या होता है, माइनस में होता है, और ये हमारा दर्पण है, दर्पण को हमेशा बाईं तरफ रखते हैं। तो जो भी वस्तु आप रखोगे, अगर वस्तु हम इस तरफ रख रहे हैं, वस्तु की दूरी को हम दर्शाते हैं u से, तो u का मान क्या होगा दोस्त, हमेशा माइनस में होगा, क्योंकि इस तरफ वस्तु का मान क्या होता है, x का मान क्या होता है, नेगेटिव में होता है। अगर वस्तु की ऊंचाई इधर इधर है, ऊपर बन रहा है, तो प्लस में, वस्तु जब रखोगे ऊपर ही रखोगे प्लस में होगा, और वस्तु पृथ्वी में इधर नीचे बनेगा तो माइनस में होगा, क्योंकि y का मान नीचे माइनस में होता है और y का मान ऊपर प्लस में होता है। ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा अभी जब बच्चे क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, चीज़ों को रटते हैं। मैं अभी आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगा, आपको एक भी चीज़ रटनी नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद फटाफट आंसर लिखोगे। प्रतिबिंब कैसे बनता है, प्रकृति कैसी होती है, ये आप चुटकी में सीखोगे मेरे वीडियो में, देखते रहिए बस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, ये जो f है और ये जो p है, ध्रुव के बीच की दूरी और इस f के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। c से p के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये सब मैं आपको दिखाऊंगा, सिखाऊंगा। ठीक है, देखो ये हमने कोई वस्तु रख दी, ठीक है, जैसे ये हमने यहाँ रख दिया, ये वस्तु है, तो ये वस्तु की ऊंचाई हो गई। ठीक है, ये वस्तु की ऊंचाई होगी, जैसे ये है ना, ये वाला, ये मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो ये वस्तु की ऊंचाई है, ये वस्तु की ऊंचाई है, मान लेते हैं वस्तु की ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये हमने यहाँ रख दिया, तो ये वस्तु की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हुई। और ये जो वस्तु मैंने यहाँ पर रखी है, दर्पण से इस वस्तु की जो दूरी है, दर्पण से वस्तु की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, u से दर्शाते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ये जो वस्तु मैंने यहाँ रखा था, इसका प्रतिबिंब अगर नीचे बन रहा है, प्रतिबिंब मतलब छाया, अगर इसकी प्रतिबिंब नीचे बन रही है तो ये प्रतिबिंब एच डैश से दर्शाते हैं, प्रतिबिंब को एच डैश से दर्शाते हैं। और अगर ये प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, ठीक है, तो प्रतिबिंब जब नीचे बनता है, सेंस क्या होता है, नेगेटिव में, क्योंकि y का मान नेगेटिव में जब जा रहा है तो प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। ठीक है, अगर प्रतिबिंब यहाँ बनता, इधर यहाँ पर ऊपर प्लस में होता है, तो प्लस का मतलब सीधा बन रहा है। और अगर वाई एच डैश का मान माइनस में अगर आ रहा है तो प्रतिबिंब क्या हो रहा है, नीचे बन रहा है, यानी कि उल्टा बन रहा है। ठीक है, ये देखो, ये प्रतिबिंब है, ये वस्तु थी, ये प्रतिबिंब यहाँ बना है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, v से दर्शाते हैं। चलिए अब एक एक करके चीज़ों को हम जानते हैं कि भाई ध्रुव क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है। देखो ये हमारा ये जो दर्पण है,
ये दर्पण हमारा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एम एन हमारा क्या है, ये दर्पण है। दर्पण का ये जो सेंटर भाग है, बीचों बीच वाला पॉइंट है, उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ठीक है, ध्रुव मेरे एक साले का नाम भी है। ठीक है, कह रहे हैं गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। सीधी सी बात है, जो भी हमारा गोलीय दर्पण है उसका जो सेंटर वाला पार्ट होगा, बीचों बीच वाला पार्ट होगा, उसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। और ध्रुव को हम पी से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, पी से दर्शाते हैं। आई बात समझ में। अब हम बात करेंगे मुख्य अक्ष, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है, देखिए गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाले एक सीधी रेखा को, सिंपल मैं बताऊं, इससे भी सिंपल क्या है, ये हमारा दर्पण है, एक रेखा जाती होगी किस बिंदु से, ध्रुव से होता हुआ, एक रेखा जा रही होगी ध्रुव से होते हुए, उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। जो रेखा ध्रुव से होकर जाती है उसी रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसे कि ये जो रेखा है ना, ये हमारी क्या है, मुख्य अक्ष है। ये रेखा हमारी क्या होगी, मुख्य अक्ष होगी। नेक्स्ट, वक्रता केंद्र क्या होती है। ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। अगर आप ध्यान से देखें, ये जो परावर्तक पृष्ठ है ना, इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं तो ये क्या होता है, एक गोला होता है। परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, ये गोले का ही भाग है। ठीक, इस गोले का केंद्र गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। ये गोला है। ठीक है, गोले का हमारा केंद्र क्या होगा, सी, तो ये क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाती है। ठीक है, अगर मैं ऐसे चित्र पूरा बना के दिखाऊं, ये हमारा क्या है, दर्पण का एक पार्ट है। दर्पण, गोली दर्पण पूरा गोला होता है, और उसका देखो जो भी गोला होता है, वृत्त समझ लो, गोला समझ लो, तो उसका केंद्र होगा। उसी केंद्र को हम किससे दर्शा रहे हैं, सी से दर्शा रहे हैं। ठीक है, और उसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, अब हम बात करेंगे वक्रता त्रिज्या। तो सीधी सी बात है, ठीक है, सीधी सी बात क्या है कि ये जो वक्रता हमारा केंद्र है, और ये जो हमारे यहाँ पे ध्रुव होता है, केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसको हम आर से दर्शाते हैं। ये जो हमारा वक्रता केंद्र है और ये जो हमारा ध्रुव है, केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, त्रिज्या है। इसी को हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। आई बात समझ में कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आगे आओगा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट आपका क्या है, द्वारक, अपर्चर। कहते हैं ना भाई, अपर्चर इतना बढ़ा दे, इतना घटा दे कैमरे में, अपर्चर। अपर्चर क्या होता है, वो जो हमारा गोलीय दर्पण का वो वाला पार्ट है ना, वही आपका अपर्चर होता है। उसको घटाना बढ़ाते हैं कैमरा में, जब डीएसएलआर से फोटो वगैरह खींचते हो ना, अपर्चर का घटाना बढ़ाना, वो क्या होता है, ये जो दर्पण वाला भाग है उसको ही हम घटाते बढ़ाते हैं। ये जो हमारा दर्पण है, ये एम से लेकर एन तक, इसी भाग को हम क्या कहते हैं, द्वारक, अपर्चर कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठतल की वृत्ताकार सीमा रेखा को हम क्या कहते हैं, अपर्चर कहते हैं, द्वारक कहते हैं। ठीक है, द्वारक क्या होता है आप समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है, ये जो हमारा ध्रुव है और ये जो हमारा वक्रता केंद्र है, इसके बीचों बीच होता है मुख्य फोकस। ठीक है, ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी क्या होती है, एफ और पी के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस, पी मतलब ध्रुव है और एफ मतलब मुख्य फोकस है, तो ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो ये भी आ गया। अब एक संबंध होता है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो फोकस दूरी है और ये जो वक्रता त्रिज्या है, इसमें एक संबंध होता है, क्योंकि ये जो एफ होता है ये पी और सी के बीचों बीच है।
तो P और F के बीच की जो दूरी होगी, F और C के बीच की दूरी भी वही होगी। अगर ये F है तो ये भी क्या होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक F होगा। यानी कि ये जो R है, यहाँ से लेकर यहाँ तक F प्लस यहाँ से लेकर यहाँ तक F, ठीक है। तो R किसके बराबर होता है, फोकस दूरी का डबल के बराबर होता है। यानी कि F जो होता है वो R/2 होता है। एग्जाम में आ जाता है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, यही संबंध है। और एग्जाम में प्रश्न भी आते हैं इस पे, अंकित प्रश्न। वक्रता त्रिज्या दी होगी, फोकस दूरी कितनी होगी। कम्युनिटी में मैंने एक पोस्ट भी डाला था। अगर देखो आर हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, आर हमें 10 दे रखा है, तो फोकस दूरी क्या होगी, 10 की आधी होगी। क्योंकि एफ बराबर क्या होता है, R/2। एफ बराबर क्या होता है, R/2। तो 10/2 क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन मैंने कम्युनिटी पोस्ट में 2 दिन पहले दिया था। 90% बच्चों ने आंसर गलत कर दिया है। मैंने 10 दिया, उन्होंने बोल दिया आंसर 20 होगा। भाई 20 नहीं होगा, उसकी आधी होती है। अगर एफ दे रखा है 5 या एफ दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो आर क्या होगा, आर होता है एफ का दुगुना। एफ कितना है, 10, तो 10 दूनी 20 सेंटीमीटर होगी वक्रता त्रिज्या। आई बात समझ में। ये होता है सॉल्यूशन का तरीका, और ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर पे एग्जाम में आता ही आता है। अब ये टेबल आप देख लीजिए। अभी इसको मैं आपको एनिमेशन की मदद से समझाऊंगा कि अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल को आप रट लीजिएगा तो भी बेहतर है, क्योंकि इस पर आधारित अंकित प्रश्न, इस पर आधारित प्रतिबिंब पर बनने वाले प्रश्न 5 नंबर में आते ही आते हैं। ये जो चैप्टर है हाई स्कोरिंग चैप्टर है, इसको आप अच्छे से पढ़िए, सीखिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए, बार बार पढ़ते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से ढेर सारे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। देखो, अगर ये जो मैंने आपको स्थिति बताई है, इस पर मैंने सारा एनिमेशन बना रखा है आगे, बस आप देखते जाइए। देखो, अगर बिंब की स्थिति अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, फोकस पर, और प्रतिबिंब का आकार बहुत ज़्यादा छोटा होगा, और प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा होगा। तो आप ध्यान रखिए कि प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा 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 सारे में होगा, सिर्फ एक स्थिति को छोड़कर। अगर बिंब की स्थिति P और F के बीच में है, उस स्थिति में प्रतिबिंब की प्रकृति जो होगी आभासी और सीधा होगी। बाकी सभी केस में वास्तविक तथा उल्टा होगा। तो बाकी सबका केस दिमाग में फिट हो गया। जो हटके उसी को याद कर लो कि जब भी अवतल दर्पण की बिंब की स्थिति P तथा F के बीच होगी, उसी केस में प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधी होगी। यह भी मैं आपको बना के भी दिखाऊंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अगर C से दूर होगा तो प्रतिबिंब की स्थिति F तथा C के बीच होगी, आकार छोटा होगा, प्रकृति वास्तविक तथा उल्टा होगा। C पर होगा तो प्रतिबिंब भी C पर ही बनेगा, समान साइज का होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा प्रकृति। C तथा F के बीच में रखोगे तो C से दूर बनेगा, प्रतिबिंब का आकार बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। F पर रखोगे वस्तु की तो प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा, बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। ठीक है, ये चार्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए, ठीक है। अब इस चार्ट को तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे एनिमेशन की मदद से चीज़ों को। पहला चीज़ क्या है, देखो, बिंब की स्थिति अगर हम अनंत पे रखते हैं, देखो मैंने केस सारे डिस्कस कर रखे हैं ना अनंत पर। पहला केस, अब इनको मैं बना के भी दिखा रहा हूँ आप लोगों को। वस्तु हमारी अनंत पर है, पहला केस अनंत पर अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, देखो ये जो चीज़ है, वस्तु हमारी, ये हमारा क्या है, केंद्र है, ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस है, ठीक है। मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ये लेता हूँ। देखो ये हमारा क्या है, केंद्र है, ठीक है। ये हमारा क्या है, मुख्य फोकस है। वस्तु अनंत पे रखी है, वस्तु ना बहुत ज़्यादा दूर रखी हुई है, यहाँ मान लेते हैं अनंत पे रखी हुई है, यहाँ वस्तु रखी हुई है, और यहाँ से वस्तु जब रखी हुई है तो इसका आपतित किरण यहाँ से ऐसे आ रहा है, दर्पण से ऐसे टकरा रहा है। उसके बाद क्या होगा, टकराएगी, दर्पण यहाँ से टकराने के बाद आपतित किरण ऐसे आएगी, और अपवर्तित किरण मुख्य फोकस से होता हुआ नीचे जाएगा, और यहाँ से जो आएगा बिंदु यहाँ से टकराएगा, और ये भी मुख्य फोकस से होता हुआ चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, फोकस पर जाएगा और अत्यधिक छोटा प्रतिबिंब बनेगा।
दूसरे केस में आ जाते हैं। अगर हम सी से दूर रखते हैं, सी से दूर रखते हैं वस्तु को, देखो ये हमारा सी है, वस्तु को हमने यहाँ रखा है, ठीक है, वस्तु को हमने यहाँ पे रखा है, सी से दूर रखा है। तो अब क्या होगा, यहाँ से आपतित किरण गई, उस पर टकराई, फिर क्या होगा, टकराकर जो परावर्तित किरण होगी फोकस से इधर आएगी, ठीक। फिर दूसरी स्थिति क्या होगी, किरण यहाँ से गई, यहाँ से जाएगी फोकस से होते हुए और टकराकर इधर वापस आएगी इसी के समानांतर, ठीक है। यहाँ पे टकराएगी तो प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, ठीक। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब एफ तथा सी के बीच में बनेगा, ठीक है। एफ, यहाँ पर एफ है और ये सी है, इसके बीचों बीच में क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। प्रतिबिंब का साइज जो होगा वो छोटा होगा और वास्तविक तथा उल्टा होगा। उल्टा मतलब देखो नीचे बन रहा है ना, तो उल्टा होगा, ठीक है। अब अगर सी पर हम रखें वस्तु, ये हमारा सी पर है, वक्रता केंद्र है, अगर वस्तु हम यहाँ पर रखें, ये हमने वस्तु यहाँ पर रख दी, तो क्या होगी, यहाँ से गई, यहाँ से टकराई, एफ से आएगी, एफ से आ गई, उसके बाद दूसरी स्थिति क्या है, किरण हमारी यहाँ से एफ से होती हुई गई, यहाँ पर आएगी और टकराकर इसके समांतर वापस आएगी, देखो आ गई। और हमारा यहाँ पर सी पर था तो प्रतिबिंब भी हमारा यहीं पे बनेगा, सी पर ही बनेगा, देखो प्रतिबिंब भी हमारा क्या बन रहा है, सी पे बन रहा है। तो जब हम सी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब सी पर ही बनेगा, समान साइज का होगा, वस्तु का साइज जितना होगा प्रतिबिंब का साइज भी उतना ही होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा, ठीक। नेक्स्ट, सी तथा एफ के बीच में अगर रखें, ये सी है और ये एफ है, इसके बीचों बीच अगर हम वस्तु को रखें यहाँ पर, तो क्या होगा, देखो ये मैंने वस्तु रख दी ए बी यहाँ पर, ठीक है। फिर एक बार यहाँ से गया, यहाँ से टकराएगा और एफ से होता हुआ आएगा, उसके बाद दूसरी स्थिति में क्या है, बिंदु यहाँ से गया, एफ से जाएगा, यहाँ पर टकराएगा और इससे समांतर इधर आएगा, आ गया यहाँ पर टकराई तो सी से दूर बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब जो होगा सी से दूर बन रहा है, ये सी है ना, प्रतिबिंब सी से दूर बन रहा है, यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, बड़ा होगा। प्रतिबिंब की जो ये पहले इतना था, अब देखो कितना है, उससे बड़ा है। प्रतिबिंब का जो साइज होगा वो पहले से बड़ा होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगले केस में आ जाओ, एफ पर अगर हम रखें, ये वक्रता केंद्र है और ये हमारी फोकस, मुख्य फोकस है, यहाँ हम रखेंगे वस्तु को, ये अपने वस्तु को रखा, पहले बार में किरण यहाँ गया और क्योंकि यहाँ से जाने के बाद टकरा के एफ से ही आता है वापस, एफ से वापस आ गया, उसके बाद ये फिर यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, और इसी के समक्ष, इसी के समांतर ये वापस आएगा, ठीक। वापस आने के बाद आगे जाएगी ये किरण, उसके बाद किरण जब जाएगी तो ये जो दो बिंदु है ये पता नहीं कहाँ पे जाके मिलेंगे, आगे चलकर अनंत पे जाके मिलेंगी, ठीक है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे जाके मिलेगा और बहुत ज़्यादा बड़ा प्रतिबिंब होगा, ठीक है। ये दो बिंदु कहाँ पे जाके मिलेगी ये हमें खुद नहीं पता, जब भी मिलेगी जो प्रतिबिंब का साइज होगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, वास्तविक तथा उल्टा होगा। ये स्थिति कब बनेगी, जब वस्तु एफ पर रखी हुई हो। नेक्स्ट, पी और एफ के बीच में रखेंगे, ये ध्रुव और मुख्य फोकस के जब बीच में रखोगे तो क्या होगा, किरण आरेख देखिए, ये हमने वस्तु रख दी पी और एफ के बीचों बीच, पहली बार में वस्तु यहाँ से यहाँ पे आई, ठीक है, यहाँ से टकराई और इधर वापस आ गई, उसके बाद दूसरे केस में यहाँ से गई, यहाँ पर टकराई और इसी के समांतर वापस आ गई सी से होते हुए, ठीक है। फिर क्या होगा देखो, अब इसका आभासी चीज इधर पीछे जाएगा, इसका आभासी इधर पीछे जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, बना, वस्तु से बड़ा बनेगा। ये वस्तु इतना छोटू था और प्रतिबिंब देखो कितना बड़ा बन रहा है, और प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, पीछे बन रहा है, तो पीछे बन रहा है, नीचे नहीं बन रहा है, ऊपर ही बन रहा है, यानी कि सीधा वास्तविक तथा सीधा प्रतिबिंब बनाएगा, आभासी तथा सीधा बनाएगा, ठीक। ये तो मैंने आपको बिंब की स्थिति कैसे बनती है बना दिया। ये चीज आप टॉपिक लिख लिख के, केस लिख लिख के जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपके दिमाग में छपेगा, ठीक है। और मैंने सिंपल भाषा में हर एक चीज़ समझा रखी है, बता रखी है
कि पी तथा एफ के बीच में होगा तो ऐसा चित्र बनेगा एनिमेशन की मदद से। और कैसा बनेगा यहाँ पर छोटू के तौर पे लिखा हुआ भी दिया है ताकि वो आप अपने दिमाग में रख पाओ। ठीक है, बेस्ट होगा आप बार बार प्रैक्टिस करें, इनका चार्ट बना के अपने दीवारों पे चिपका दें। सोते जागते उठते बैठते जब एक ही चीज़ को देखोगे दिमाग में ऑटोमेटिकली वो छप जाएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे अवतल दर्पण के उपयोग। ठीक है, सबसे ज़्यादा उपयोग होता है टॉर्च, सर्च लाइट, वाहनों की हेडलाइट। जो टॉर्च होता है उसके सामने, ठीक है, सर्च लाइट जो होती है ऐसे देखने के लिए, ठीक है, वाहनों की जो हेडलाइट होती है, ठीक है, उसके सामने प्रकाश का शक्तिशाली समांतर किरण पुंज प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका इसका उपयोग दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पणों द्वारा, ठीक है, उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी करते हैं। देखो ये ऐसे देखते हो, डेंटिस्ट के पास जब भी जाओगे ऐसा एक होगा, वो आपके दांतों को ऐसे देखने के लिए यूज करता है। किसका उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का। इन्हें प्रायः चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी, जो शेविंग दर्पण होते हैं, आप लोग जो लड़के हैं वो शेविंग बनाने जाते होंगे, आप अभी नहीं जाते होगे तो 1-2 साल में जाना पड़ेगा। तो जब भी आप बाल कटवाने जाते हो तो देखते हो जब बैठते हो तो आपका चेहरा बड़ा बड़ा दिखता है। ठीक है, शेविंग दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पणों का भी उपयोग किया जाता है। तो ये है अवतल दर्पण के उपयोग। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे, हमने अभी तक देखा अवतल दर्पण का किरण आरेख कैसे बनता है। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण का किरण आरेख कैसे बनता है। ठीक है, तो देखो, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस से अपसरित होती प्रतीत होगी। ठीक है, कहां से? मुख्य फोकस से अपसरित होती है। ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं? उत्तल दर्पण के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां से आएगी और ऐसे अपसरित हो जाएगी। ठीक है, और अगर इसका देखें हम तो ये कहां से जा रही है? केंद्र से होता हुआ जा रही है। दूसरा केस क्या होता है? उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण, अगर कोई मुख्य फोकस से गुजरने वाला किरण है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलती है। ठीक है, परावर्तन के पश्चात कहाँ निकलती है? मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। कैसे? देखो, ये किरण आई और मुख्य फोकस के क्या होगी? समांतर ऐसे निकलेगी। तीसरा केस क्या होता है? उत्तल दर्पण के वक्रता केंद्र की ओर निर्देशित किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाती है। ऐसे ऐसे आएगी और उसी दिशा में वैसे चली जाएगी। और आभासी अगर देखें तो ये कहां जाके मिलेगी? सी पर। चौथा केस क्या है? उत्तल दर्पण के बिंदु पी की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परावर्तित होती है। आपतित तथा परावर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं। कैसे? देखिए, ये आई, उसके बाद टकराकर ऐसे वापस चली गई और इनके बीच में समान कोण बनता है। ठीक है, ये दो केस है। अगर बिंब की स्थिति अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति फोकस पर दर्पण के पीछे होगा, प्रतिबिंब का आकार अत्यधिक छोटा होगा, आभासी और सीधा होगा। ये किसकी बात हो रही है? उत्तल दर्पण की बात हो रही है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी तथा सीधा ही होता है। दिमाग में डाल लीजिए। ठीक है, क्योंकि प्रकृति पूछता है एग्जाम में। अगर बिंब की स्थिति अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में हो तो प्रतिबिंब की स्थिति पी तथा एफ के बीच दर्पण के पीछे बनता है। बिंदु के आकार का छोटा प्रतिबिंब बहुत छोटा होता है। अब इनको मैं चित्र के अनुसार दिखाऊंगा आपको। देखिए, अगर बिंब की स्थिति अनंत पे होगी, पहला केस, ठीक है, बिंब हमारा क्या है? अनंत पे। ये हमारा मुख्य अक्ष है और वस्तु हमारी ये है अनंत पर, ए बी। ये हमारी एक वस्तु है। तो यहां से हमारी क्या हुई? किरण गई, ये किरण आगे गई, या इस पर टकराई, टकराने के बाद क्या होगा? यहाँ से टकराने के बाद ऐसे वापस चली जाएगी। वापस चले जाने के बाद अगर इसका आभासी प्रतिबिंब देखें तो वो कहाँ पे मिलेगा?
मुख्य फोकस पे आके मिलेगा। ठीक है, देखो प्रतिबिंब फोकस पर दर्पण के पीछे बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, बहुत छोटा। ठीक है, और आभासी तथा सीधा होगा। नेक्स्ट केस क्या है, अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में बनेगा। अगर हम रख दें ये अनंत और ये ध्रुव, इसके बीचों बीच अगर हम वस्तु को रख देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ से किरण गई, यहाँ से टकराई और इधर ये वाली वापस चली गई। उसके बाद इसका जो आभासी वाला हिस्सा है वो कहाँ से होता हुआ प्रतीत होगा, मुख्य फोकस से होता हुआ प्रतीत होगा। उसके बाद ये वाली किरण यहाँ से इधर गई, टकराई और उसी दिशा में क्या आ गई, वापस आ गई, और इसका आभासी वाला पार्ट आगे सी से जाके टकराएगा और यहाँ पे टकराया तो यहाँ पर और यहाँ पर के बीच की भी ये जो मुख्य अक्ष है और जहाँ पर ये टकराई ये इतना ही दूरी बन पा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा, बिंदु के आकार का छोटा होगा। ठीक है, और आभासी तथा सीधा बनेगा। सीधा इसलिए बन रहा है क्योंकि ये सारे प्रतिबिंब ऊपर बन रहे हैं, नीचे बनते तो उल्टा बोलता। अब हम बात करेंगे उत्तल दर्पण के उपयोग के बारे में। उत्तल दर्पणों का उपयोग सामान्यतः वाहनों में किया जाता है। ये आप देख रहे हैं, ये कार चल रही है मस्त, और कार के पीछे ये शीशा है, इस शीशे में बड़े से बड़े जो कार आ रहे हैं इसको भी आप देख पा रहे हो, देख पा रहे हो। तो इनमें ड्राइवर अपने पीछे के वाहनों को देख सकते हैं। उत्तल दर्पणों को इसलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि ये सदैव सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, सीधा बनाते हैं और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। पीछे से ट्रक, ट्रॉली, पेड़ पौधे सारे इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं जो कि छोटा होता सीधा होता प्रतीत होता है, और वो सारा का सारा दृश्य उस छोटे से चीज में आ जाता है, इसीलिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ड्राइवर को अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को देखने में समर्थ बनाते हैं। दुकानों में इनका इस्तेमाल सिक्योरिटी दर्पण के रूप में किया जाता है। सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट में परावर्तक रिफ्लेक्टर के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये देख सकते हैं आप। अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी। चिन्ह परिपाटी कोई रटने वाली चीज नहीं है, इसे आप नोट बनाने के लिए आप कॉपी में लिख सकते हो, लेकिन चिन्ह परिपाटी मैंने जब भी आपको बताया, ठीक है, इधर एक्स का मान पॉजिटिव में, इधर एक्स का मान नेगेटिव में, ऊपर वाई का मान पॉजिटिव में, नीचे वाई का मान क्या होता है, नेगेटिव में। बस अगर, और आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया, वस्तु की दूरी, वस्तु को हमेशा दर्पण के सामने रखा जाता है। ठीक है, यानी कि u का मान हमेशा माइनस में होगा। ठीक है, देखो वस्तु अगर हमारी यहाँ पर है, ठीक है, इस तरफ है तो माइनस में होगा। ठीक है, ये मन वस्तु है ना, प्रतिबिंब अगर नीचे बनेगा तो माइनस में आएगा, पीछे बनेगा तो प्लस में आएगा, इधर बनेगा तो प्लस में आएगा। अगर सीधा बन रहा है, देखो ये वस्तु है ना, ये मैंने वस्तु यहाँ पर रखी, यहाँ मैंने वस्तु रखी, तो ये u हुआ। ठीक है, u क्या होता है, दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, इस चीज़ को अभी मैं डिटेल में समझाऊंगा क्वेश्चन करते हुए। देखो यहाँ पे आ जाते हैं, चित्र में आ जाते हैं। यहाँ देखो, ये हमने वस्तु रखी, ये ए भी हमारी वस्तु है, ये है वस्तु। ठीक है, ये वस्तु है, इसको हम h से दर्शाते हैं, इसकी ऊंचाई को हम h से दर्शाते हैं। मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, ये हमेशा प्लस चिन्ह में होगा क्योंकि y का मान ऊपर क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ना, x का मान प्लस में, x का मान माइनस में, ऊपर y का मान प्लस में, नीचे y का मान माइनस में। ठीक है, देखो अगर ऐसा रखा हुआ है, ऊपर है y का मान क्या होता है, प्लस में, अगर नीचे है तो माइनस में होता है। ठीक, उसके बाद अगर प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, इसका प्रतिबिंब नीचे बन रहा है, जैसे ये प्रतिबिंब है B8S, तो नीचे जब बन रहा है तो y का मान क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, तो ऊंचाई क्या आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। ठीक, उसके बाद वस्तु इस तरफ अगर होगा, ठीक है, माइनस में होता है, और इस तरफ क्या होता है, प्लस में होता है। देखो मैंने बोला x का मान इधर पॉजिटिव में होता है, x का मान इधर नेगेटिव में होता है। ठीक है,
अब आपको चीज़ हमेशा याद रखनी है, मैंने आपको उत्तल दर्पण बोला, मैंने आपको अवतल दर्पण बोला। क्वेश्चन करोगे ना अभी, अब आपको चाहिए होगा उत्तल दर्पण में फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है, चाहे उत्तल दर्पण बोले या उत्तल लेंस बोले। दर्पण हमेशा सॉरी फोकस दूरी हमेशा एफ का मान हमेशा प्लस में होगा। और अगर अवतल बोल दे तो हमेशा फोकस दूरी का मान माइनस में लिया जाएगा। किस में लिया जाएगा? माइनस में। ठीक है, देखो बिंब की दूरी u हमेशा ऋणात्मक होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था। अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, माइनस में होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। ये आपके दिमाग में छाप के रख दो, इसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, कि u का मान, वस्तु की दूरी हमेशा u का मान माइनस में होता है। अगर उत्तल दर्पण है या उत्तल लेंस है, फोकस दूरी हमेशा प्लस में होगी। अवतल लेंस है या अवतल दर्पण है, फोकस दूरी हमेशा माइनस में होगी। ये अपने दिमाग में डाल लीजिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब आता है दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र हो गया, लेंस सूत्र हो गया। यहाँ से एक क्वेश्चन 5 नंबर में आता ही आता है, 100% 5 नंबर में एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। आप किसी भी साल का पेपर उठा के देख लो, आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है, दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/, जो एफ होता है वो बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, इसके बराबर होता है। एफ क्या होती है? हमारी फोकस दूरी होती है। वी क्या होती है? प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या होती है? बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी, आप जो बोलना चाहो। बिंब मतलब वस्तु, बिंब का मतलब क्या होता है? वस्तु। बिंब की दूरी या वस्तु की दूरी, जो आप बोल रहा हूँ। ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ भी आपको मैं आगे बताऊंगा। आवर्धन क्या होता है? सीधी सी बात है, आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को हम आवर्धन कहते हैं। ठीक है, किसी वस्तु के प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा उसके ऊंचाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। किसी वस्तु के वास्तविक आकार को बदले बिना उसको अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाना आवर्धन कहलाता है। इसे प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, m बराबर क्या होता है? h'/h। ठीक है, h'/h। और आप, क्योंकि हम दर्पण सूत्र के लिए बात कर रहे हैं, तो m बराबर h'/h बराबर माइनस के v/u भी होता है। ये सूत्र आप याद रखिएगा। ठीक है, इस पर क्वेश्चन अभी करेंगे हम। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट नोट है जो आपको न्यूमेरिकल में हेल्प करेंगे। ठीक है, देखो अगर m का मान माइनस में आता है तो प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा। कैसा होगा? वास्तविक। अगर m का मान धनात्मक आता है, प्लस में आता है, तो कैसा बनेगा प्रतिबिंब? आभासी बनेगा। अगर m का मान माइनस में आता है, क्योंकि आपको एग्जाम क्वेश्चन में बोलेगा प्रकृति बताइए, तो अगर m निकालते हो आप और उसका मान आता है प्लस में तो लिखोगे आभासी, अगर माइनस में आता है तो लिखोगे वास्तविक। ठीक, उसके साथ साथ अगर m का मान 1 आता है, एग्जैक्टली 1 आता है, तो प्रतिबिंब का आकार बिंब के आकार के बराबर होगा। अगर m का मान 1 से बड़ा आता है तो प्रतिबिंब का आकार बिंब से बड़ा होगा। अगर m का मान 1 से छोटा आता है तो प्रतिबिंब का आकार बिंब से छोटा होगा। तो ये चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, मैं कहूँगा सिर्फ ये 2 चीज़ याद रखो। ये चीज़ ऑटोमेटिकली क्वेश्चन से पता चल जाएगा। ठीक, याद हो जाती तो अच्छी बात है, नहीं याद होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ समतल दर्पण का जो आवर्धन होता है सदैव प्लस का 1 होता है। ठीक है, सदैव क्या होता है? प्लस का होता है। अगर m का मान पॉजिटिव है और 1 से छोटा है तो दर्पण उत्तल होगा। अगर m का मान पॉजिटिव है और 1 से बड़ा है तो दर्पण अवतल होगा। ठीक है, अगर m का मान माइनस में आता है तो दर्पण कैसा होगा? अवतल होगा। ठीक है, ये भी आप कॉपी में नोट करके लिख लेना। ये आंकिक प्रश्नों को हल करने की मदद करेगा। जैसे ये एग्जाम्पल है, ये उदाहरण है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में 4 उदाहरण ऐसे होंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में इन्हीं 4 उदाहरणों में से बार बार आ जाता है, बार बार आ जाता है। अगर ये 4 उदाहरण आपने बना लिए, सीख लिए, तो इससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी अगर आएंगे ना तो भी आप आराम से बना लोगे। हालांकि मैंने 1 घंटे की 1.5 घंटे की वीडियो न्यूमेरिकल पर
ऑलरेडी बना रखी है, लाखों बच्चों ने वीडियो को देख रखा है, आप भी जाके देख सकते हैं, लिंक्स डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, पढ़ते हैं सीखते हैं। कह रहे किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी प्लस में होती है। वक्रता त्रिज्या हमें दे रखा है भाई, फोकस दूरी नहीं दी है, वक्रता त्रिज्या दे रखी है। तो क्वेश्चन जितना आपने पढ़ा, क्या क्या दिया मैं फट से लिख भी देता हूं। दिया है वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को हम आर से दर्शाते हैं। आर बराबर हमें दे रखा है 3 मीटर, 3 मीटर दे रखा है, इसलिए फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ बराबर क्या होता है भाइयों, आर बट्टे 2, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा 3/2, ठीक है। एफ बराबर क्या हो जाएगा 3/2 मीटर, यहीं पर रहने देते हैं। उसके बाद हमें क्या दे रखा है, यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है। देखो एक बस यहाँ पर बिंब का काम करेगा, बस दर्पण से कितनी दूरी पर है, बिंब की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी कितनी दे रखी है, 5 मीटर दे रखी है। तो हमें क्या दे रखा है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी को हम यू से दर्शाते हैं, वो हमें दे रखा है 5 मीटर 5.00। तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति और साइज पता करना है, मतलब प्रकृति कैसी होगी, साइज क्या होगा, आवर्धन में निकालना है, मतलब प्रकृति बतानी है। हमें यू दे रखा है, हमें क्या नहीं पता, वी नहीं पता, प्रतिबिंब की दूरी नहीं पता हमें, प्रतिबिंब की दूरी वी नहीं पता, ठीक है। तो ये सब चीजें हमें निकालनी पड़ेगी। क्या है, ये हमारा दर्पण है, तो यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र से। ठीक, दर्पण सूत्र क्या होता है भाइयों, अभी मैंने आपको बताया था कि 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u, यही होता है ना, बिल्कुल यही होता है। अब हम मान रखेंगे, तो देखिए f का मान कितना है हमारे पास, 1 के बट्टे में f हमारे पास 3/2, ठीक। v का मान हमारे पास क्या है, v का मान हमें मालूम नहीं है, निकालना है। और u, हाँ u का मान हमेशा माइनस में लिया जाता है, भले ही प्रश्न में आपका u 5 दे रखा हो, लेकिन u हमेशा माइनस में होगा। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था, क्योंकि ये दर्पण है, दर्पण के सामने जब भी वस्तु रखोगे तो इस तरफ x का मान क्या होता है, माइनस में होता है। इसी वजह से हमेशा, चाहे कभी भी दिया नहीं होगा माइनस, यहाँ पर आपको माइनस लेना है खुद से। यहाँ 5 दे रखा था, हम भी 5 लेके चल रहे थे, लेकिन u का मान हमेशा क्या होगा, माइनस में होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा u का मान -5। देखो ये बट्टे का इधर आके क्या हो जाएगा, ऊपर में गुणे में, तो ये हो जाएगा 2/3, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/5, ठीक है। 2/3 माइनस का 1/5 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 1/5, यहाँ आ गया 1/v, ठीक है। आगे हल करेंगे तो देखो लॉशोपा क्या आ जाएगा, 3 बचे 15, 5 दूनी 10, 3 कम 3, 1/v, तो ये हो जाएगा 13/15, 1/v। तिरछे गुणा कर दोगे, पलट दोगे, ठीक है, पलट दो, v/1 बराबर हो जाएगा 15/13, पलट दिया हमने, तो यहाँ से v आ गया, 13 से काटोगे, हाँ 13 1 कम 13, ठीक है, 13 1 कम 13 भाग देंगे, कितना बचेगा, 2 बच गया, 20 हो गया, 13 1 कम फिर से 13, 1.1, 13 दशमलव 2 स्थान तक ले लो, वही बहुत है। तो v का मान क्या आ गया, प्लस में आ गया, ठीक है, v का मान प्लस में आ गया, इतना आ गया, ठीक। अब ये v का मान प्लस तुम्हें क्या बता रहा है, v क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब हमारा आ रहा है, देखो सीधी सी बात है, ठीक। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, इधर, क्योंकि प्लस में है, प्लस में इधर होता है ना, और इधर माइनस में होता है,
ऊपर y का मान प्लस में होता है, नीचे y का मान माइनस में। तो प्लस में जब बन रहा है तो प्रतिबिंब दर्पण की, ये दर्पण है ना यहाँ पर, दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, ये तो चलो अभी हम लिखेंगे। उसके बाद अब हमें निकालना है आवर्धन। आवर्धन m बराबर क्या होता है, एच डैश बट्टे एच बराबर माइनस के भी बट्टे यू। यही तो सूत्र होता है भाइयों, कुछ गलत तो नहीं लिख रहा हूँ मैं, यही सूत्र होता है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, आगे हल करेंगे तो एच डैश मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई, है ना। इससे आपको बहुत बड़ा आइडिया मिलेगा। एच डैश बट्टे एच, और एच तो हमें दे रखा है ना, नहीं, एच डैश बट्टे एच तो होता है, लेकिन एच हमें दिया नहीं है। ठीक है ना, एच हमें दिया नहीं है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, एच वाला प्रश्न भी एग्जाम में आ जाएगा। तो हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं आवर्धन। देखो आवर्धन इस, ये चीज़ इसके बराबर भी होती है। तो एम बराबर क्या है मेरे पास, माइनस के भी बट्टे यू, और भी हमारे पास कितना है, 1.13, और यू हमारे पास कितना है, -5। ठीक है, तो जब आप भाग दोगे, इससे इसको भाग दोगे, क्योंकि ऊपर वाले से नीचे वाला बड़ा है, तो जब भाग देंगे तो एक से छोटा हो जाएगा, एक से छोटा हो जाएगा। अब मैंने आपको एक चीज़ अभी नोट करके बताया था, नोट करके बताया था कि अगर m का मान, ठीक है, एक से छोटा आता है तो दर्पण कैसा होता है, अवतल होता है। उसके साथ साथ और एक चीज़ बताई थी कि अगर देखो m का मान धनात्मक आता है तो प्रतिबिंब कैसा होता है, आभासी होता है। अगर m का मान ऋणात्मक आता है तो कैसा होता है, वास्तविक होता है। तो इस प्रश्न में आ जाओ, हमारा m का मान क्या आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना कुल मिलाकर। हाँ, हालांकि भाग देंगे वो तो बात की बात है। अगर कुल मिला के m का मान किस में आ जाएगा, प्लस में आएगा। और m का मान जब प्लस में होता है, धनात्मक होता है, तो कैसा बनता है, आभासी बनता है। प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी होगा। उसके बाद देखो मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ प्रतिबिंब कैसा बनेगा। प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्लस में आया था, प्रतिबिंब प्लस में जब आया था सीधा बनता है। माइनस में अगर v का मान प्लस में आएगा तो सीधा बनेगा, अगर v का मान माइनस में आ जाएगा, ठीक है, अगर v का मान माइनस में आता है तो उल्टा बनेगा। ये दिमाग में डाल लीजिए, छोटी छोटी है बट मोटी बातें, चीज़ों को याद रखनी नहीं पड़ेगी। देखो अगर v का मान प्लस में आता है तो प्रतिबिंब सीधा बनेगा, अगर v का मान माइनस में आता है तो उल्टा बनेगा। तो हमारा v का मान क्या है, प्लस में आए तो प्रतिबिंब सीधा तथा कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। m का मान क्या है, पॉजिटिव आया है तो कैसा बनता है, आभासी बनेगा। प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी बनेगा। ठीक है, और उसके साथ साथ प्रतिबिंब, प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे 1.13 मीटर दूर बनेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। और उसके साथ साथ इसको भाग दे दोगे, 1.13 को माइनस के भी बट्टा यू, यू कितना हमारा है, 5। ठीक है, इससे भाग दे दोगे, दशमलव हटाओगे, पीछे 2 0 बढ़ेगा, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। भाग दे देना, आपको आपका उत्तर क्या होगा, आराम से मिल जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्नों को हल करना है। और ऐसा एक क्वेश्चन 5 नंबर में आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ये जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स की बात की है, ये आपको किसी किताब में नहीं मिलेगा। ठीक है, वरना आपको ये सब रटने पड़ जाएंगे कि भाई कब आभासी होगा कब सीधा होगा, पता ही नहीं चल पाता है। तो सीधी सी बात है, v का मान अगर प्लस में आएगा तो सीधा बनेगा, v का मान माइनस में आएगा तो उल्टा बनेगा। उसके साथ साथ अगर m का मान प्लस में आता है तो आभासी होता है, m का मान अगर माइनस में आता है तो उल्टा होता है। ठीक है, m का मान अगर माइनस में आएगा तो वास्तविक बनेगा, और अगर धनात्मक आएगा तो आभासी बनेगा। ठीक है, इस प्रश्न पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बढ़िया है, शानदार है, उसी प्रश्न की तरह है, लेकिन और भी शानदार क्वेश्चन है। कैसे, अभी पता लग जाएगा।
क्योंकि क्वेश्चन बहुत बड़ा है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, कह रहे कोई 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, जैसे ये चीज़ है ना, 4 सेंटीमीटर का बिंब, यानी कि बिंब, बिंब मतलब एच, ठीक है, बिंब की ऊंचाई क्या होती है उसे हम एच से दर्शाते हैं। तो प्रश्न पढ़ो और क्या दिया है साथ ही साथ वो भी लिखते चलो। कई बच्चे हैं प्रश्न पढ़ देते हैं, क्या दिया है क्या निकालना उनको खुद पता ही नहीं है। भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन जब आप हल करोगे, मेन चीज़ क्या होता है कि भाई क्या दिया है, उसे किससे दर्शाते हैं, क्या निकालना है, और उनके बीच क्या सूत्र होता है, ये सबसे बड़ी बात है। और उसके बाद आगे हल करो, आंसर आ जाएगा। तो हमें दे रखा है 4 सेंटीमीटर साइज का बिंब, ठीक है, बिंब की ऊंचाई डिटेल में लिख रहा हूँ, बिंब की ऊंचाई मतलब एच, ये हमें दे रखी है 4 सेंटीमीटर। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण, ठीक है, फोकस दूरी किस कैसा बोला है, कैसा बोला है, अवतल बोला है। फोकस दूरी अवतल की क्या होती है, माइनस होती है। हालांकि यहाँ लिखा प्लस है, मैं लिखूंगा माइनस में, क्यों, क्योंकि ये अवतल दर्पण है तो मैं माइनस में लूंगा, ठीक है। उसके साथ साथ दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाना चाहिए, यानी कि वी निकालना है, ठीक है, वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी वी हमें निकालनी है। उसके साथ साथ अच्छा, यहाँ से हम पढ़े 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, ठीक है। जो वस्तु वो है ना, ये जो वस्तु है दर्पण से कितनी दूरी पर रखा गया है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, यानी कि यू का मान 25 है और यू हमेशा माइनस में लिया जाता है, ठीक है। वस्तु की दूरी जो हमारे पास दे रखी है प्रश्न में, वस्तु या बिंब जो बोलो, वस्तु की दूरी यू बराबर वो हमारे पास कितनी है, -25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमसे बाकी चीज़ निकालनी है, प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त होगा, प्रकृति क्या होगी, साइज क्या होगा, ये सब चीज़ें हमें निकालनी है। चलिए सबसे पहले यहाँ आ जाएंगे, दर्पण है तो यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र से, ठीक है। दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/v, 1/v प्लस 1/u होता है, ये सूत्र होता है। अब इस सूत्र में हम मान रखेंगे, ठीक। एफ का मान क्या, माइनस की 15, वी का मान हमें निकालना है और यू का मान है -25, ठीक है। ये हो गया माइनस के 1/15, प्लस थोड़ा माइनस माइनस होता है, ये माइनस के इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस, और ये पहले से ये 15 ऑलरेडी है यहाँ पर, 1/v आ गया। 25 और 15 का लॉसपा क्या आ जाएगा, ऐसी संख्या जिसमें 25 का भी भागा चला जाए और 15 का भी भागा चला जाए, क्या होता है, 150। 25 छंग 150, 6 कम 6, 15 ढाई 150, 10 कम 10, ठीक है। घटाएंगे तो -4/150, पलट दोगे तो v/1, 150/-4, ठीक है ना, भाग दे देंगे तो v का मान क्या आ जाएगा, कैलकुलेशन सही किया ना हमने, 25 छंग 150, ठीक है, 6 कम 6, और 15 दाई 150, 10 कम 10, ठीक है। भाग देना है हमें, तो 4 से काटेंगे, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, हासिल लगा कितना, देखो आपको सिंपल कैलकुलेशन से भाग दे के दिखाता हूँ। देखो 4 तियाँ 12, घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, पीछे 0 आ गया, 7 28, घटाएंगे तो 2 बचेगा, दशमलव लगाएंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। 4 पंजे 20, तो कितना आ जाएगा ये v हमें मिल जाएगा 37.5, v का मान कितना आ गया, 37.5 आ गया। तो माइनस में आया है, माइनस में आया यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा।
प्लस में आता है तो सीधा बनता है, माइनस में आता है तो उल्टा बनता है, ये आपको मैंने पहले बोला था। और माइनस में आया तो यानी कि सामने ही बनेगा, और प्लस में आता है तो पीछे बनता है, ये भी हमें ये इंडिकेट करता है। तो प्रतिबिंब दर्पण के सामने 37.5 सेंटीमीटर दूर बनेगा। ठीक है, ये चीज आ गई, ये पहला आंसर हमें मिल गया। ठीक है, माइनस चीज क्या इंडिकेट करता है, मैंने बोला है माइनस चीज ये इंडिकेट करता है कि जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा। अब आभासी बनेगा या वास्तविक बनेगा वो कौन बताता है? वो हमें एम बताता है। अब हमें क्या करना है? एम निकालना है। ठीक है, एम क्या होता है? H बराबर माइनस के भी बट्टे यू। ठीक है, तो एम बराबर निकाल देते हैं, माइनस के भी बट्टे यू पहले अलग से निकाल लो। v का मान क्या है देखो, माइनस के 37.5, और u का मान क्या हमारे पास? माइनस का 25। तो यहां से हम ये देखना चाहते हैं कि m का मान क्या आ रहा है, नेगेटिव में आ रहा है। m देखो मैं ये माइनस माइनस से कटा, ये माइनस बच गया, तो m का मान क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। पहला चीज तो हम ये देखेंगे, अगर m का मान नेगेटिव आता है, देखो m अगर माइनस में आता है तो क्या होता है? वास्तविक बनता है। तो प्रकृति बतानी ना मैं यहाँ पर, तो प्रकृति में आपको पता चल गया क्या कैसा बनेगा? m नेगेटिव है यानी कि प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी। वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक नेगेटिव है तथा उल्टा बनेगा। उल्टा कैसे बोला मैंने? इस नेगेटिव चिन्ह को देख के। प्लस होता तो क्या बोलते? वास्तविक तथा सीधा बनेगा। समझ गए कैसे निकाल दी मैंने इन चीजों को? m को देख के मैंने प्रकृति बताया, m नेगेटिव आया वास्तविक बनेगा, नेगेटिव है यहाँ पर v का मान तो उल्टा बनेगा, अगर यहाँ प्लस होता तो मैं लिखता सीधा बनेगा। ओके, उसके बाद अब हमें एक चीज और निकालनी है, थोड़ा सा मुझे और मिटाना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा मुझे मिटाना पड़ेगा क्योंकि मुझे एच डैश भी बताना है इस प्रश्न में, प्रतिबिंब के बारे में भी थोड़ा जानकारी देना है इसको। इतना आपने लिख लिया होगा, अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और कैलकुलेशन करना है। आप जानते हैं चूँकि m बराबर होता है H बराबर माइनस के भी बट्टे यू, तो इन दोनों को साथ में लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर है। तो H का मान हमारे पास है 4, v का मान हमारे पास है माइनस के 37.5, और u का मान हमारे पास है माइनस के 25। ठीक, ये बट्टे के इधर के क्या हो जाएगा? गुणे में। h बराबर आ जाएगा नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 37.5 गुणे में 4 बट्टे में 25। ठीक है, अब क्या करना है आपको? अब आपको क्या करना है? गुणा कर देना ऊपर। ठीक, और गुणा करने के बाद क्या करना है? इसको 25 से भाग दे देना है। 4 पंजे 20। ठीक है, हासिल लगा 2, 7 28 और 2 30, हासिल लगा 3, 4 3 12, 12 और 3 15, दशमलव एक स्थान के बाद 25 नेगेटिव था, 25 छंग 150, तो एच डैश का मान कितना आ गया? माइनस का 6 सेंटीमीटर आ गया। तो इससे ये पता लग रहा है, देखो वस्तु की साइज थी 4, प्रतिबिंब की साइज आई है 6, तो प्रतिबिंब क्या होगा? वस्तु से बड़ा बनेगा। नेगेटिव है यानी कि उल्टा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा होगा और उल्टा बनेगा, बोल दिया था मैंने पहले ही, तो यहां से भी पता चल गया कि एच डैश का मान नेगेटिव में आ रहा है। एच 4 था, एच डैश 6 है, तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बनेगा और उल्टा बनेगा। ये भी आप चाहो तो हिंदी में लिख देना नीचे। तो ये सारी चीजें बताओगे तब जाके आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न में, प्रकाश का अपवर्तन। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक हमने प्रकाश के परावर्तन के बारे में सीखा, अब हम सीखेंगे अपवर्तन के बारे में। क्या होता है?
जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। प्रकाश किरण के अपने मार्ग से विचलित हो जाना प्रकाश का क्या कहलाता है? अपवर्तन कहलाता है। चित्र देखो आप, ये हमारा पहला माध्यम है, ये हमारा दूसरा माध्यम है, अलग अलग कलर से बना दिया है, और ये हमारा अभिलंब है। प्रकाश की किरण आई, अपवर्तित किरण, ठीक है, यहाँ से ये टकराई और यहाँ से थोड़ा मुड़ गई, ये सीधी नहीं गई, ठीक है, हालांकि इसको क्या जाना चाहिए था? सीधा जाना चाहिए था, इसको ना ऐसे जाना चाहिए था। गया क्या? नहीं गया, ये अपने मार्ग से थोड़ा क्या हो गई? विचलित हो गई। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इसका मार्ग ये सीधा था तो ये थोड़ा टेढ़ी हो गई, इसी घटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक, इस चीज को मैं समझाने के लिए आपको बता सकता हूँ, ये एक बीकर है, इस बीकर में पेंसिल रखोगे तो आपको पेंसिल यहाँ से होता हुआ प्रतीत होना चाहिए, लेकिन आपको प्रतीत यहाँ हो रहा होगा। ठीक है, जब आप देखोगे पेंसिल आपको यहाँ दिख रहा होगा, आपने डुबाया यहाँ पर है तो आपको इधर से दिखना चाहिए, लेकिन दिखेगा यहाँ पर। तो इस घटना को आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल के तौर पर। तो ये घटना क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण है। अपवर्तन प्रकाश के एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल में परिवर्तन को कम ज़्यादा होने के कारण ये हो पाता है। देखो, जब प्रकाश पहले जब आ रहा था तो खुली अवस्था में था, जब प्रकाश दूसरी बार यहाँ पर गया, इस माध्यम में आया, ये पहला माध्यम है खुला, दूसरा माध्यम में पानी है, पानी में ये थोड़ा बंद है, कहाँ खुला माध्यम था, कहाँ सघन माध्यम है। तो प्रकाश की चाल जब थोड़ी बहुत चेंज हो रही है, उसी समय आपको देखने को मिलेगा प्रकाश का अपवर्तन, क्योंकि एक माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ है, दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कुछ और है। तो इसी के कारण हमें क्या देखने को मिलता है? प्रकाश का अपवर्तन देखने को मिलता है। प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है, ये चित्र आपको बनाना है। तो इसमें आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु, अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही तल में होते हैं। उसके साथ साथ इसमें स्नेल का नियम लगता है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण इन्हीं दो माध्यम की, ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम है, तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण आई की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, जिसे हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, स्नेल का नियम, साइन आई बट्टे साइन आर क्या होता है? एक नियतांक होता है। कई बार एग्जाम में आ जाता है, एक नंबर में या फिर 2 नंबर में। स्नेल का नियम लिखिए। तो स्नेल का नियम क्या है? प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम स्नेल का नियम है। प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों की सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसी को हम स्नेल का अपवर्तन का नियम कहते हैं। क्या है? सघन माध्यम। सघन माध्यम में क्या होता है? अपवर्तनांक ज्यादा होता है और विरल माध्यम में अपवर्तनांक कम होता है। ठीक है, सघन माध्यम क्या होता है? वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक अधिक होता है, वो हमारा सघन माध्यम कहलाता है। इस माध्यम के कण अधिक टेंस होते हैं, घने होते हैं। ठीक है, विरल माध्यम क्या होता है? वह माध्यम जिसका अपवर्तनांक कम होता है। ठीक है, विरल माध्यम कहलाता है। इस माध्यम में कणों का जो घनत्व होता है वो कम होता है। अब अपवर्तनांक क्या होता है? ठीक है, जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यम के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है। ठीक है, सपोज करो हमारे पास दो माध्यम है, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है। हमारी प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण किन्हीं दो माध्यमों के सीमा तल पर तिरछी आपतित होती है तो आपतन कोण आई की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसी स्थिरांक के मान को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। ठीक है, अब आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार क्या होता है, अपवर्तनांक पर आधारित
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। जैसे वायु का अपवर्तनांक इतना होता है 1.003, बर्फ का 1.31 होता है, एल्कोहल का 1.36 होता है, जल का 1.33 होता है। तो इसे आप लिख के याद कर लीजिएगा। किसी का भी अपवर्तनांक आपके एग्जाम में पूछ दे सकता है कि खनिज नमक का कितना होता है ना। तो ये नॉलेज के लिए अच्छा है। अगर आप याद नहीं करोगे तो आप हो सकता है कि आपका एक नंबर छूट जाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रांतिक कोण क्या होता है। ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है, क्रांतिक कोण किसे कहते हैं। तो देखो, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से, ठीक है, प्रकाश किरण क्या सघन माध्यम से आती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। पहले प्रकाश किरण सघन माध्यम में आएगी और उसके बाद वो कहाँ जा रही है, विरल माध्यम। सघन मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे सपोज करो इस कमरे से वो बाहर जा रही है, बाहर खुला हुआ है, कमरा भरा पड़ा है सामान सट्टा से। तो जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, उसे हम क्रांतिक कोण कहते हैं। ठीक है, ये देखो, आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, ये वाला कोण 90 डिग्री होता है, तो वो क्या कहलाता है, उसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। ठीक है, I = C किस स्थिति में, जब वो 90 डिग्री थे, तो उसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। नेक्स्ट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है। देखो, ये क्रांतिक कोण की स्थिति है क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है। नेक्स्ट आपका आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये क्या होता है, नॉर्मल क्या है कि ये किरण यहाँ से आई, टकराई, यहाँ से वापस चली गई, अपने मार्ग से विचलित हो गई। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है और आपतन कोण I का मान क्रांतिक कोण C के मान से अधिक होने पर, इस I का मान, ठीक है, इस C के मान से ज्यादा जब होगा, तब प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश करने के बजाय, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए, तो उसके बजाय सघन माध्यम में ही लौट जाती है। ठीक है, ये जो किरण है वो यहाँ पे आई, उसको यहाँ पे आना चाहिए था, सघन माध्यम से विरल माध्यम में आना चाहिए था, लेकिन नहीं आती है, वो सघन माध्यम से टकरा कर ही सघन माध्यम में वापस लौट जाती है। और ये स्थिति कब होती है, जब कोण I का मान कोण C से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से जब बड़ा होता है, उसी कंडीशन में ये आपतित किरण सघन माध्यम से टकराकर विरल माध्यम में नहीं जाती है, वो सघन माध्यम से टकराकर सघन माध्यम में ही वापस लौट जाती है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। आई बस समझ में। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे लेंस क्या होता है। लेंस किसे कहते हैं, दर्पण हमने सीख लिया, जान लिया, सारे केस देख लिए। लेंस पे आ जाते हैं। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम, ठीक है, जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है, उसे हम लेंस कहते हैं। ये दो पृष्ठों से बना हुआ है, इधर से देखोगे गोला होगा, इधर से गोला होगा, इधर से आगे बढ़ा लो, इधर से आगे बढ़ा लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसे हम क्या कहते हैं, लेंस। लेंस भी दो प्रकार के होते हैं, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं उत्तल लेंस, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस। ये क्या होता है, वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठों का उभार बाहर की ओर होता है। ऐसे देख पा रहे हो मेरे हाथ को, ऐसे ये उभार क्या हो रहा है, बाहर की ओर है। तो इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसे हम कहते हैं उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, क्योंकि यह अपने से गुजरने वाले प्रकाश किरणों को अभिसरित करता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, अभिसारी लेंस में हम देख पा रहे हो किरण यहाँ से आ रही है और वो एक बिंदु पर यहाँ पर आने के बाद टकरा के इसको फैला देता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अवतल लेंस के बारे में, जिसे हम कहते हैं कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है,
देख पा रहे हैं चित्र में, वह लेंस जिसके दोनों बाहरी गोलीय पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होते हैं उसे हम अवतल लेंस कहते हैं। इस लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि यह अपने से गुजरने वाले प्रकाश किरणों को अपसरित करता है। ये प्रकाश आई और ये क्या करेगी, फैला देगी, इसको अपसरित कर देगी। नेक्स्ट, लेंस में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले कुछ शब्द हम जान लेते हैं, जैसे वक्रता केंद्र हो गया, मुख्य अक्ष हो गया, लेंस का फोकस हो गया। लेंस की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या होती है, सभी गोलीय लेंस के प्रत्येक पृष्ठ एक गोले के भाग होते हैं। इन गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे C1 C2 से दर्शाते हैं। देखो ये जो मैंने आपको बताया, ये क्या है, एक्चुअली गोला होता है इस तरफ से, और ये भी क्या होता है, इस तरफ से गोला होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा C1 है, देख रहे हैं C1, ये जो C1 है, ठीक है, ये इस पहले वाले का क्या है, सेंटर है, और इस दूसरे वाले गोले का सेंटर क्या है, C2। तो इन्हीं को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस एक्चुअली दो गोलों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अगर इसको इधर से बनाएंगे तो इधर एक गोला बनेगा, इस गोले का सेंटर C2 है। इधर से गोला बनाएंगे तो इस गोले का सेंटर क्या है, C1 है। और यही C1 और C2 क्या है, हमारे वक्रता केंद्र है, किसके, लेंस के, ठीक। मुख्य अक्ष क्या होता है, C1 C2 से जो जहाँ लाइन जा रही है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। लेंस का फोकस दूरी क्या होता है, किसी लेंस के मुख्य फोकस की प्रकाशिक केंद्र से दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या होगी, फोकस दूरी। फिर बात करते हैं ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र, ठीक है। प्रकाशिक केंद्र क्या हुआ, ये हुआ सेंटर, ओ पहला पॉइंट। अपर्चर, द्वारक क्या होता है, ये पूरा जो आप देख रहे हैं अमन, ये हमारा क्या है, द्वारक है। पतले लेंस क्या होते हैं, ऐसे लेंस जिनका द्वारक इनकी वक्रता त्रिज्या से बहुत छोटा होता है, ऐसे लेंस छोटे द्वारक के पतले लेंस कहलाते हैं। पतले लेंस, मोटे लेंस। नेक्स्ट हम बात करें उत्तल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, अवतल लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, ठीक। तो ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस है, ठीक है। उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहाँ होता है, उत्तल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की बहुत सारी किरणें आपतित होती हैं, ठीक है, आपतित हो रही हैं। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं। अपवर्तन के पश्चात ये कहाँ पर अपसरित हो रही है, एक बिंदु पर अपसरित हो रही है, ठीक है। मुख्य अक्ष पर यह बिंदु लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। ये क्या है, हमारा मुख्य फोकस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाओ अवतल लेंस वाले में। अवतल लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर अनेक किरणें आपतित होती हैं। ये किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से अपसरित होती हैं और मुख्य अक्ष पर यह बिंदु अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहलाता है। ये यहाँ से गई, यहाँ से टकरा कर ये गई, तो ये हमारा क्या हुआ, मुख्य फोकस। अब उत्तल लेंस द्वारा कैसे बनता है वो मैं आपको समझाता हूँ, किरण आरेख बनाकर। अगर वस्तु हमारी अनंत पर है, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर है, ये वस्तु अनंत पर है, किरण आ रही है, आपतित किरण आ रही है, टकराएगी, टकराने के बाद यहाँ से मुख्य फोकस में आएगी सारी, और उसके बाद ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारा कहाँ बनेगा, वो बनेगा F2 पे बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा और वास्तविक बनेगा। एग्जाम में आता है 5 नंबर में, इस साल आया भी था। नेक्स्ट केस क्या है, अगर C1 से दूर हो, ये हमारा C1 है, इससे अगर दूर हो तो क्या होगा, यहाँ देखो C1 से हमने दूर रखा वस्तु को, तो क्या होगा, तो किरण ऐसे आई, यहाँ पे टकराई, और एक किरण ऐसे आई, इसके सेंटर से होती हुई चली गई, ठीक है। और ये यहाँ से आई, इसके समांतर यहाँ से टकराई और F2 से होता हुआ जाएगा, ठीक है। और हमारा जैसे यहाँ टकराने के बाद यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब C2 और F2 के बीच में बनेगा, ये C2 और F2 के बीच में बनेगा।
बिंब से छोटा होगा, इससे क्या होगा, छोटा होगा, और वास्तविक तथा क्या होगा, उल्टा होगा। ये एग्जाम में आया था इस साल 5 नंबर में। ठीक है, बस ये चित्र बनाने के लिए 5 नंबर में आया था। उसके बाद अगर एफ पर हो, ठीक है, अगर एफ पर हो हमारा, तो क्या होगा, देखो हमारा वस्तु कहाँ पर है, एफ पर है। तो एक तो यहाँ से आई किरण, आपतित किरण यहाँ से गई, सेंटर से होता यहाँ से चली गई। दूसरी यहाँ से आई, इसके समांतर यहाँ से टकराई और F2 से होते हुए गई, और प्रतिबिंब हमारा यहाँ बना। ये तो प्रतिबिंब हमारा कहाँ बनेगा, C2 पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब हमारा C2 पर बनेगा। बिंब के आकार का होगा, जो आकार इसका होगा प्रतिबिंब का आकार भी वही होगा, वास्तविक होगा और उल्टा होगा। सारे केस बना के प्रैक्टिस करते रहना, नहीं तो एग्जाम आते आते भूल जाओगे, क्योंकि रिवीजन ही सबसे बड़ी सफलता का सीक्रेट है। जितना रिवाइज करोगे आपको चीज़ें आसान लगेगी। आज पढ़ के छोड़ दोगे, सोचोगे एग्जाम में पढ़ लूँगा, आपको टफ लगेगी। रेगुलर बेस पर रिवीजन करते रहोगे तो आपको कभी कोई दिक्कत होगी ही नहीं। एक नेक्स्ट क्या है, चौथा केस, अगर हम F पर रखें बिंब को, ठीक है, तो क्या होगा, देखो ये यहाँ से जाएगी, सेंटर से होती हुई जाती है, और दूसरी रेखा यहाँ से आएगी समांतर और F2 से होते हुए जाएगी, और हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा C2 से परे, और दूर बड़ा बनेगा प्रतिबिंब का आकार। देखो प्रतिबिंब कहाँ से बनेगा, C2 से परे बनेगा, बिंब से बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक हो गया। अगर F पर रखेंगे तो क्या होगा, ठीक है, F पर अगर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, देखो ये यहाँ से जाएगी सेंटर से होते हुए, और उसके बाद ये यहाँ से जाएगी F2 से होते हुए। प्रतिबिंब ये चीज़ कहाँ पे जाके मिलेगी, अनंत दूरी पे जाके मिलेगी, अनंत पर मिलेगी, बिंब से बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ये आपकी अगली स्थिति है। ठीक है, अगर F पर होगा तो क्या होगा, ठीक है, F पर अगर हम रखेंगे तो क्या होगा, देखो ये यहाँ से जाएगा, F2 से जाएगा, और ये वाला सेंटर से जाएगा। तो C1 से दूर बनेगा, बिंब से बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ये चीज़ यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर ऐसे जाएगी, और ये चीज़ रिफ्लेक्ट होकर इधर ऐसे जाएगी, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा, आभासी होगा, और क्या होगा, सीधा होगा। अब अवतल लेंस की अगर हम बात करें, ठीक है, इस पर केस के डिस्कस कर लेते। अगर हमारा अनंत पर होगा वस्तु तो कैसा बनेगा, वस्तु अगर हमारी अनंत पे, तो किरणें ऐसे आएंगी, आपतित किरण टकराने के बाद क्या होगी, ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। ठीक, आप देख सकते हैं ऐसे किरण आई और ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, उसके बाद ये इसी रूप में वापस आएगी और F1 पे जाएंगी। तो हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो F1 पे बनेगा, अत्यधिक छोटा बनेगा, बहुत ही ज़्यादा छोटा प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पर। दूसरा केस क्या है, C1 और F1 के बीच में अगर हो वस्तु तो क्या होगा, ठीक है, ये C1 सेंटर 1, C1 और F1 के बीच में रखा है हमने वस्तु को, तो कैसा बनेगा, किरण यहाँ से आएगा, ये इधर सेंटर से गया, और ये यहाँ से आएगी, उसके बाद क्या होगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इधर से फिर ऐसे आएगी, और हमारा प्रतिबिंब फिर यहाँ पे बनेगा। प्रतिबिंब क्या होगा, बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा होगा, F1 तथा O के बीच बनेगा, बिंब से छोटा बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा, क्योंकि ऊपर ही बन रहा है। ठीक है, ये भी हो गया आपका आराम से। ये चिन्ह परिपाटी आप भूल जाओ, ठीक है ना, चिन्ह परिपाटी आप उतना भूल जाओ। फोकस दूरी आपको बता ही रखा, उत्तल लेंस के लिए प्लस होता है, अवतल लेंस के लिए माइनस होता है। जो चीज़ आपके लिए गोलीय दर्पण के लिए होती है वही चीज़ आपकी लेंस के लिए भी होती है। इधर धनात्मक होता है, इधर माइनस में होता है। सेम चीज़ जो दर्पण के लिए होती है वही सेम चीज़ लेंस के लिए भी होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे लेंस सूत्र के बारे में। तो लेंस सूत्र में क्या होता है, 1/f बराबर 1/v, वहाँ पर प्लस था,
यहाँ पे बस माइनस लग जाता है, बस ये फ़र्क है बस लेंस सूत्र में, और कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, तो एफ क्या होता है, फोकस दूरी होती है। वी क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी। यू क्या होता है, बिंब की दूरी। जो वहाँ था ये भी यहाँ पर भी वही है, बदलेगा नहीं। एफ फोकस दूरी, यू बिंब की दूरी, वी प्रतिबिंब की दूरी होगी। ठीक है, लेंस के लिए सूत्र में बस माइनस आ जाएगा। ठीक है, और आपको ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होगी, अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होगी। अब इसमें आवर्धन भी होता है, जैसे लेंस में आवर्धन होता, दर्पण में आवर्धन था ना, लेंस में भी आवर्धन होता है। ठीक है, ये लिखा नहीं है, मैं लिख देता हूँ। आवर्धन m बराबर होता है H/H, उसमें नेगेटिव था, यहाँ पॉजिटिव होता है V/U। इसे कॉपी में लिख लीजिएगा, वहाँ नेगेटिव का था, यहाँ बस पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, H' क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। H क्या है, बिंब की ऊंचाई। ठीक है, H' क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। और H क्या है, बिंब वस्तु की ऊंचाई। ऊंचाई और दूरी में फर्क होता है। ठीक है, कंफ्यूज मत हो ना ऊंचाई और दूरी को लेकर। नेक्स्ट आ जाते हैं, अगला टॉपिक है लेंस की क्षमता। तो लेंस की क्षमता क्या होता है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम लेंस की क्षमता कहते हैं। सिंपल परिभाषा, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। लेंस की क्षमता का क्या मतलब क्या है, किसी लेंस द्वारा प्रकाश किरणों को अभिसरण और अपसरण करने की मात्रा को लेंस की क्षमता कहते हैं। ठीक है, यह उस लेंस के फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसे P द्वारा व्यक्त किया जाता है, और इसका ऐसा ही मात्रक डायप्टर होता है। लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक डायप्टर होता है, इसे D से पद्धत करते हैं। ठीक है, एक डायप्टर बराबर 1 मीटर होता है या फिर 100 सेंटीमीटर होता है। सूत्र अगर हम लिखें, P बराबर 1/F तब लिया जाता है जब ये मीटर में हो। ठीक है, फोकस दूरी मीटर में हो। और P बराबर 100/F तब लिया जाता है जब फोकस दूरी क्या हो, सेंटीमीटर में हो। ये भी आप कॉपी में लिख लेना। ठीक, अब दो उदाहरण हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कह रहे किसी अवतल लेंस की बात हो रही है। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, कि फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, एफ 15 है तो लेकिन माइनस में लेंगे। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। बिंब से 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या बने, प्रतिबिंब बने। 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो यहाँ पर देखो प्रतिबिंब की बात कर रहा है, तो देखो यहाँ मैं लिख भी देता हूँ, दिया है करके। ठीक है, V प्रतिबिंब का मतलब V है। ठीक है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, आवर्धन भी हमें निकालना है। सो देखिए, सबसे पहले आ जाते हैं, हमें क्या दे रखा है, फोकस दूरी F बराबर, अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस में होती है। प्लस में दे रखा है, लिखेंगे माइनस में। बिंब को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी कि बिंब की दूरी ये हमें निकालनी है। और हमें V क्या दे रखा है कि इसके द्वारा बिंब का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। ठीक है, तो 10 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बने। V का मान हमें क्या लेना होगा, 10 सेंटीमीटर दूरी पर लेना होगा। सामने बने यानी कि नेगेटिव में लेना होगा। ठीक, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन ये सब हम निकाल लेंगे। सबसे पहले अब यहाँ पे आ जाएंगे क्या, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से सूत्र क्या होता है भाइयों, 1/F बराबर होता है 1/V माइनस के 1/U। ये सूत्र होता है, मान रखो। 1/F, F दे रखा है माइनस के 15, V हमें दे रखा है माइनस के 10, और U हमें निकालना है, पता नहीं है U। ठीक है, अब आगे हल करेंगे। देखिए, तो ये नेगेटिव वाला इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। ठीक, और ये माइनस का इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस। और ये पहले से ही माइनस का है। 15 और 10 का लॉस ऑफ 30 आ जाएगा, ऐसी संख्या जिसका दोनों में भागा चला जाए, छोटी छोटी संख्या। 15 दूनी 30,
दो बार गया, दो एक कम दो, 10 तिया 30, 3 एक कम 3, तो ये आ गया माइनस का एक, 2 में से 3 घटाओगे 1 आ जाएगा, चिन्ह माइनस का, बट्टे 30। पलट देंगे, u बट्टा 1 बराबर 30 बट्टा 1, तो u का मान आ जाएगा माइनस के 30। u का मान हमेशा माइनस में ही आना चाहिए, आ भी रहा है, ठीक है, माइनस के 30 सेंटीमीटर आ गया। चलिए, u तो हमें माइनस में मिल गया, अब आ जाओ m में। आवर्धन, आवर्धन निकालने के लिए बोला है ना, आवर्धन m बराबर क्या होता है, एच डस बट्टे एच, एच वगैरह तो दे नहीं रखा है, ये होता है भी बट्टे यू लेंस के लिए, ठीक है, चूंकि m बराबर क्या है, भी बट्टे यू, भी का मान कितना है हमारे पास, माइनस के 10, और u का मान कितना है हमारे पास, माइनस के 30, कटा, m बराबर आ जाएगा 1/3, 1/3 यानी कि पॉइंट के 33 आ जाएगा, भाग दोगे तो, ठीक है। m का मान क्या आ गया, m का मान आ गया धनात्मक, पॉजिटिव में आया है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। m का मान 1 से छोटा आया है और m का मान क्या है, धनात्मक भी है, तो आप क्या लिखोगे, फाइनल आंसर में क्या लिख दोगे, चूंकि हमसे बिंब की दूरी पूछा था, बिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर होगी, पहला आंसर तो ये आ जाएगा जो आपसे पूछा था। आवर्धन पूछा था वो भी हमने निकाल दिया, तो लिखोगे चूंकि m धनात्मक है इसलिए प्रतिबिंब प्रतिबिंब सीधा तथा आभासी होगा। ठीक है, और प्रतिबिंब का जो साइज होगा ना वो 1/3 होगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते हो प्रतिबिंब की साइज की, अगर हम आपसे पूछ देता कि बताओ भाई प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, प्रतिबिंब का साइज देखो यहाँ से भी आप निकाल सकते हो, एच डैश बट्टे एच बराबर क्या होता है, m बराबर होता है ना, क्योंकि आपको पता है ना इस प्रश्न में क्या होता है, m बराबर होता है एच डैश बट्टे एच बराबर v बट्टा यू, तो मैंने इन दोनों को बराबर ले लिया, तो यहाँ से देखो एच डैश मतलब प्रतिबिंब और m का मान कितना आया था 1/3, तो ये बट्टे का तरह के गुणे में आ जाएगा, तो प्रतिबिंब का जो साइज होगा एच कम एच बट्टे में 3, प्रतिबिंब का जो साइज होगा बिंब के साइज का 1/3 होगा, आप ऐसे लिख सकते हो, प्रतिबिंब का साइज बिंब के साइज का क्या होगा, 1/3 होगा, यानी कि प्रतिबिंब छोटा बनेगा बिंब से, कितना, 1/3। ये हमें हमारा उत्तर बड़े आसानी के साथ मिल जाएगा। अगले प्रश्न में हम आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर लंबा यानी कि बिंब की ऊंचाई, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये बिंब है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, तथा 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी हमें क्या दे रखा है, लिख देना दिया है, फोकस दूरी, फोकस दूरी एफ बराबर हमें दे रखा है 10 सेंटीमीटर, उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होती है, मुख्य अक्ष के लंबवत रखा गया है, बिंब की लेंस से दूरी, वस्तु की लेंस से जो दूरी है, ठीक है, बिंब की दूरी, बिंब की दूरी यानी कि यू, यू का मान हमेशा माइनस में होता है, कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, उसके साथ साथ बाकी चीज़ें आपको निकालनी है, बिंब की दूरी दे रखी है तो प्रतिबिंब की दूरी आपको नहीं दे रखी है, वो निकालनी है, प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v हमें निकालना है, बाकी चीज़ें भी निकालनी है, स्थिति, साइज, आवर्धन, ये सारी चीज़ें हमें निकालनी है। तो सबसे पहले लेंस है, तो यहाँ लिखेंगे लेंस सूत्र से, ठीक है, लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u, सूत्र में रखो,
एफ का मान है 1/10, वी का मान हमें निकालना है और यू का मान दे रखा है -15। ठीक, 1/10, 1/v, नेगेटिव नेगेटिव क्या होता है पॉजिटिव, प्लस का 15 इधर आके माइनस का 15 हो गया, यहाँ 1/v लॉस ऑफ आ जाएगा। 15 और 10 का ऐसी संख्या लेनी है जिसका भागा चला जाए, 15 का भी और 10 का भी, और वो संख्या छोटी से छोटी हो तो वो है 30। 10 3 30, 3 एकम 3, 15 दूनी 30, 2 एकम 2, है ना। पहले भाग देते हैं, जो भी आएगा उससे ऊपर गुणा कर दें। 10 3 30, 3 बार गया, 3 एकम 3, 15 दूनी 30, 2 बार गया, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 1/30 और ये 1/v, त्रिज्या गुणा करोगे, v एकम v, 30 एकम 30, तो v का मान क्या आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। प्लस में है तो प्रतिबिंब लेंस के पीछे, ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रतिबिंब लेंस के दाईं ओर, इस तरफ दाईं ओर 30 सेंटीमीटर दूर बनेगा, क्योंकि प्लस है ना तो दाईं ओर, माइनस आता तो बाईं ओर लिखता मैं, ठीक है। उसके बाद ये तो चलो हो गया, अब निकालेंगे हम आवर्धन। आवर्धन m बराबर क्या होता है, h/h बराबर v/u, यही होता है। सो देखिए क्या आ जाएगा आप इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं ना, m बराबर v/u भी लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि m बराबर ये लिखो या ये लिखो बात एक ही है। तो पहले m निकाल लेते हैं। v कितना है हमारे पास, v है 30 और u कितना है -15, 15 दूनी 30, तो m का मान क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। और देखो m का मान नेगेटिव आया है ना, नेगेटिव आया यानी कि सीधा से मतलब क्या होता है, वास्तविक, जो प्रकृति होगी वो वास्तविक होगी, ठीक है। अगर पॉजिटिव में आता तो आभासी लिखता। अब क्या है देखो, यहाँ से सीधा बनेगा या उल्टा बनेगा वो भी हमें चेक करना है। आप जानते हो m बराबर क्या होता है, h/h, है ना, ये भी h क्या होता है, प्रतिबिंब, तो ये बट्टे के तरह के गुणे में आ जाएगा, m गुणा h। m का मान है -2 और h का मान कितना है 2, तो 2 दूनी क्या आ गया -4, तो कुल मिला के यहाँ से क्या आ रहा है, ये आ रहा है ऋणात्मक, नेगेटिव। अगर h का मान, h का मान क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, h का मान 2 था, h का मान 4 है, यानी कि प्रतिबिंब बड़ा बनेगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई ज़्यादा होगी। लेकिन यहाँ नेगेटिव चिन्ह क्या बता रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा। तो प्रकृति जो आपको लिखनी है, प्रकृति में आप क्या लिखोगे, वास्तविक, यहाँ लिख देना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब वास्तविक तथा ऋणात्मक है तो प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। वास्तविक मैंने कैसे पता किया, इस माइनस चिन्ह को देख के, ठीक है। अगर प्लस होता तो आभासी लिखता। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, लेंस के उपयोग क्या है। देखो, जो आप छोटी छोटी चीज़ों को देखते हो, ये जो बंदा देख रहा है, छोटी छोटी पार्टिस को देख रहा है, ये किसकी मदद से देख रहा है, लेंस की मदद से। चश्मे में क्या लगा हुआ होता है, लेंस लगा हुआ होता है। सूक्ष्मदर्शी में क्या लगा हुआ है, लेंस लगा हुआ है। लेंस का उपयोग क्या है, प्रकाशिक यंत्रों जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटोग्राफिक कैमरा में इसका उपयोग होता है। चश्मों में दृष्टि दोष दूर करने के लिए होता है। रीडिंग लेंस के रूप में उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। घड़ी साज, ठीक है, घड़ी के छोटे छोटे पार्ट को देखने के लिए इसका उपयोग करता है। तो इस तरीके से वन शॉट वीडियो में मैंने पूरा चैप्टर आपको एनिमेशन की मदद से समझाते हुए हर चीज़ को डिटेल में समझा दी है। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से देख लेते हो तो हर एक क्वेश्चन आप एग्जाम में चुटकी में बना दोगे। बाकी मैंने सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेगी डिस्क्रिप्शन पे। वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, ठीक है।
अपना ख्याल रखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें।